हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस के बारे में कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस क्या होती है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है और ये जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है इसका डेरिवेशंस क्या होता है। साथ ही में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं और आज समझते हैं इस वीडियो लेक्चर में कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस क्या होती है, आखिर में हम कौन सी रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस बोलते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है और उन केमिकल रिएक्शंस के होने में या उन केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशंस की रेट जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या दो रिएक्टेंट स्पीसीज के कंसंट्रेशंस पर डिपेंड करती है तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस बोलते हैं। यानी कि जब भी कोई केमिकल चेंज आता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शंस के दौरान दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या दो रिएक्टेंट स्पीसीज, अब ये रिएक्टेंट स्पीसीज सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, तो इनका जब कंसंट्रेशन इन दोनों स्पीसीज या दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन उस रिएक्शंस की रेट को अफेक्टेड करता है तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर की केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होती है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस, इसमें दो कंडीशंस हो सकती है। दो कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है कि हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट जो स्पीसीज है, ये रिएक्टेंट स्पीसीज जो दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज है ये दोनों अगर सेम रहे, सेम कंसंट्रेशंस के साथ रहे और दोनों स्पीसीज जब सेम रहे तो उस कंडीशंस में इन दोनों रिएक्शंस के दौरान इन दोनों का जो कंसंट्रेशन चेंज आएगा वो सेम रहेगा। और अगर ये जो दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज है ये दोनों अगर डिफरेंट रही तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान इनका जो कंसंट्रेशन चेंज रहेगा वो कंसंट्रेशन चेंज डिफरेंट रहेगा। तो देखिए दो रिएक्शन कंडीशन हमारे पास हो सकती है कि जब हमारी जो रिएक्टेंट स्पीसीज है, रिएक्टेंट स्पीसीज दो रिएक्टेंट स्पीसीज रहेगी क्योंकि हमारी रिएक्शन किस ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है। जब दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज सेम रहे उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है, उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है उस प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान इन दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज का जो कंसंट्रेशन चेंज आएगा वो सेम वैल्यू के साथ आएगा। जितना कंसंट्रेशन चेंज इस वाले फर्स्ट ए के साथ आएगा उतना ही कंसंट्रेशन चेंज सेकंड ए के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्पीसीज सेम है। लेकिन अगर दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज डिफरेंट हो और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा हो, दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज डिफरेंट हो और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा हो या केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो इन दोनों स्पीसीज का जो कंसंट्रेशन चेंज आएगा हो सकता है वो कंसंट्रेशन चेंज डिफरेंट वैल्यू के साथ आए क्योंकि दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज डिफरेंट हो सकती है। तो इन दो कंडीशंस के आधार पर ये जो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है इसका जो रेट कांस्टेंट रहेगा और उसका जो डेरिवेशन रहेगा वो भी डिफरेंट रहने वाला है। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशंस की बात करेंगे कि जब हमारे जो रिएक्टेंट स्पीसीज है वो दोनों सेम रहे और दोनों का जो कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है रिएक्शंस के दौरान वो भी कंसंट्रेशन चेंज भी सेम आए, उस कंडीशंस पर रेट कांस्टेंट क्या रहने वाला है। तो पहले हम कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, देन उसके बाद में हम कंडीशन नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो चलिए पहले हेडिंग डाल लीजिए, आप फर्स्ट कंडीशन की हेडिंग डाल लीजिए। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि बोथ रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो बोथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज सेम। दोनों रिएक्टेंट है उनका जो कंसंट्रेशन चेंज है वो कैसा है, सेम है। तो देखिए जब सेम कंसंट्रेशन चेंज रहेगा तो क्या रहेगा, जब A प्लस A रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन A का भी हमने स्मॉल a लिया, इस A का भी हमने स्मॉल a लिया और उस कंडीशन पर हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ था इनिशियल वो 0 हुआ था। लेकिन टाइम t पर जो A था, फर्स्ट A था उसमें से x पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, जो सेकंड A था उसमें से भी x पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और प्रोडक्ट का x पार्ट फॉर्मेशन हो गया। यानी कि इस कंडीशन पर टाइम t पर हमारे पास में जो रिएक्टेंट दोनों रिएक्टेंट है उनका कंसंट्रेशन कितना बचा, दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम t पर हमारे पास में कितना बचा है, a माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। तो इस कंडीशंस पर हम टाइम t पर जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं dx बाई dt हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट k इंटू a माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, क्योंकि रिएक्टेंट a का कंसंट्रेशन इंटू रिएक्टेंट इस वाले a का कंसंट्रेशन, दोनों रिएक्टेंट a का कंसंट्रेशन।
अब a माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स को हम क्या a माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे हम a माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स को इस तरह से लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए अब डी टी के प्लेस पर हम a माइनस एक्स के होल स्क्वायर को प्लेस करते हैं और रिप्लेस कर देते हैं दोनों को एक दूसरे से। तो डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर dt आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसके इंटीग्रेशंस पे हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशंस करने पर dx हमारा कट जाएगा, अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, अपॉन में स्क्वायर से हमारा इंटीग्रेशंस कट जाएगा और 1 अपॉन a माइनस एक्स यहाँ पे बच जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास में जाएगा के टी प्लस सी। सी क्या होता है हमारा, सी होता है हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट। अभी तक हम 2 लेक्चर जब हमने जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस पढ़ी वहां पर भी हम पढ़ चुके हैं कि सी हमारा क्या होता है, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में भी जब हमने रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन पढ़ा वहां पे भी हम पढ़ चुके हैं कि सी हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सी हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट आता है। अब हमारी वही कंडीशन आएगी, कंडीशन हमारी क्या है कि जब टाइम t 0 था, जब टाइम t 0 था तब हमारा जो प्रोडक्ट x था वो कितना फॉर्मेशन किया होगा, x ने भी 0 फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए सिंप्लिसिटी के लिए आपकी। तो जब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि x t की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये kt 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ c बचेगा। यहाँ से हमारे पास में 1 अपॉन a बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन a। जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी की प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन a। अब ये प्लस का 1 अपॉन a लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस हो जाएगा 1 अपॉन a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में kt बचा है। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमारे पास में a इंटू ए माइनस एक्स, और हम a का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में a इंटू ए माइनस एक्स आ जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास में बचेगा a, माइनस में बचेगा हमारे पास में a माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में बचेगा kt। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो a से a हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास में x बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, a इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में के टी। ये t जब इधर जाएगा तो k इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 अपॉन t इंटू एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स हो जाएगा। और यही होता है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए कांस्टेंट k का डेरिवेशन, कांस्टेंट k का फॉर्मूला। कब, जब दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज सेम कंसंट्रेशन चेंज आ रहा हो तब। अब इसकी यूनिट की भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जब हमारी दोनों स्पीसीज, जो रिएक्टेंट स्पीसीज है उनका कंसंट्रेशन चेंज सेम वैल्यू के साथ हो रहा है, उस समय हमारा जो फॉर्मूला आया उसकी यूनिट क्या रहेगी, कांस्टेंट k जो आया उसकी यूनिट क्या रहेगी। देखिए a हमारा क्या होता है यहाँ पर, a हमारा, चलिए t की पहले बात कर लेते हैं। t हमारा क्या है, t हमारा टाइम का टर्म होता है। सेकंड हम जिसे लिखते हैं तो 1 अपॉन सेकंड लिख दीजिए, इसे एक काम करिए लिखते ही चलिए 1 अपॉन सेकंड। x हमारा क्या है, x हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, a हमारा क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। तो एक कंसंट्रेशन टर्म से एक कंसंट्रेशन टर्म हमारा कट जाएगा। a माइनस एक्स क्या है, a माइनस एक्स भी हमारा कंसंट्रेशन टर्म है। हमारा जब टाइम t पर जो रिएक्टेंट a का कंसंट्रेशन बचा है वो कंसंट्रेशन टर्म है। तो यहाँ पर 1 अपॉन कंसंट्रेशन आ जाएगा, 1 अपॉन कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो k की यूनिट क्या हो जाएगी, k की यूनिट हो जाएगी 1 अपॉन सेकंड इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन। अब 1 अपॉन सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेकंड को हम लिख सकते हैं टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन को हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं मोल इनवर्स। इसे हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे शायद आपको नजर नहीं आएगा। तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकंड इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा k का जो यूनिट हो जाएगी, k की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। तो मोल क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। इसे हम यहाँ लिखेंगे तो मोल भी इनवर्स में आ जाएगा, लीटर अपॉन में था तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा लीटर।
लीटर। तो इसकी यूनिट अगर हम लिखें, फाइनल इसकी यूनिट लिखें तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगी। कांस्टेंट K की यूनिट किस कंडीशंस में, जब दोनों रिएक्टेंट सेम चेंज के साथ, दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज का कंसंट्रेशन सेम चेंज हो रहा हो। चलिए इस यूनिट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक कोने में। K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि हम अभी जब दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज डिफरेंट कंसंट्रेशन चेंज आएगा और उसका जो रेट कांस्टेंट रहेगा उसकी भी यूनिट निकालेंगे और दोनों की यूनिट सेम आएगी, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए कंसंट्रेशन से उसकी यूनिट चेंज, कंसंट्रेशन चेंज किस वैल्यू के साथ आ रहा है उससे यूनिट चेंज नहीं होने वाली है, तो उसकी यूनिट भी यही आएगी जब हमारा फॉर्मूला हम निकालेंगे सेकंड हमारी कंडीशंस के लिए तब। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशंस थी, जब हमारे रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन चेंज आ रहा था वो सेम वैल्यू के साथ आ रहा था। अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड कंडीशंस में, जिसमें हमारा जो रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, उसमें रिएक्शंस के दौरान जो दोनों रिएक्टेंट पार्टिकल्स होते हैं या जो दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज होती है उनका कंसंट्रेशन डिफरेंट आएगा। तब पहले इसे हम रफ करते हैं, फिर बात करते हैं हम सेकंड कंडीशंस के लिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड कंडीशंस की, जब हमारे दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज का जो कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। मान लो हमारा इस कंडीशन पर हमारा जो रिएक्टेंट ए था उसका इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल ए था और जो रिएक्टेंट बी था उसका इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल बी था टाइम टी जीरो पर, और हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जीरो हुआ था। कब, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर। लेकिन जब टाइम t पर हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोडक्ट x फॉर्म हो जाता है, उस कंडीशंस पर जो हमारा रिएक्टेंट A है उसका कितना कंसंट्रेशन बचता है, तो A माइनस बी कंसंट्रेशन बचता है, और जो रिएक्टेंट B रहता है उसका कंसंट्रेशन कितना बचता है, तो उसका कंसंट्रेशन बचता है B माइनस एक्स टाइम t पर। तो इस कंडीशंस पर जब हम लिखते हैं हमारी रिएक्शंस की रेट क्या होगी, सेकंड ऑर्डर की इस रिएक्शन के लिए रेट क्या होगी, तो dx बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट k इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम dt के प्लेस पर लेके चलते हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस एक्स को, और तो देखिए किस तरह से हमारी अब इक्वेशन हो जाएगी। तो dx अपॉन में हमारा हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt हो जाएगा। अब ये जो a माइनस बी इंटू बी माइनस ए होता है इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं, इसका हम क्या लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं। ये जो इक्वेशन है या ये जो डेरिवेशन होता है, इस डेरिवेशन में सबसे जो खास बात आपको याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन लिया है, इस पार्शियल फ्रैक्शंस का जो फॉर्मूला होता है उसे आपको याद रखने की जरूरत होती है। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है 1 अपॉन a माइनस बी इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन बी माइनस एक्स। ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस एक्स का फॉर्मूला। अब जब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पर तो हमारी जो इक्वेशन रहेगी वो किस तरह से हो जाएगी, उसे देखिए आप, उसे देखिए किस तरह से हो जाएगी। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, dx इज इक्वल टू, चलिए इसे dx को अभी साइड में रखते हैं हम, यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करते हैं तो 1 अपॉन b माइनस एक्स इंटू हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन b माइनस एक्स इंटू हमारा dx है इज इक्वल टू में हमारा क्या है k dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों हिस्सों का इंटीग्रेशन कर देते हैं, हम दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन कर देते हैं। दोनों साइड जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा इसका a1 अपॉन a माइनस बी माइनस ए का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट यूनिट वैल्यू है, तो ये एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा b माइनस ए। जब इसका इंटीग्रेशन होगा, इस पार्ट का जब इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन में किस तरह से हो जाएगा, ये ln 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस ln 1 अपॉन b माइनस एक्स
dx से इंटीग्रेशन कट जाएगा, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा kt प्लस सी हो जाएगा। इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं, 1 अपॉन बी माइनस ए एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा। इसको आप देखिए हम इसको पलट के लिख देते हैं, तो ln, इसको जब ऊपर की साइड हम लिखते हैं तो ये माइनस में 1 माइनस हो जाएगा, तो a माइनस एक्स इसके अपॉन में -1 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, जो a माइनस एक्स था उसको हमने ऊपर लिख दिया, ऊपर जब हमने उसको चेंज किया तो नीचे हमें माइनस लगाना पड़ा। ठीक है, ऐसा कैसा हम इस वाले केस में करेंगे, तो ln इज इक्वल टू बी माइनस एक्स -1 इसके अपॉन में इज इक्वल टू kt प्लस सी एज इट इज, ऐसा कैसा हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1 अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू, इसको हम जब लिखेंगे एक साथ लिखेंगे तो ln इज इक्वल टू हो जाए, ln इंटू में हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू प्लस हो जाएगी। और हमें पता है कि जब भी हम ln या log में पॉजिटिव जो वैल्यू रहती है उसे हम ऊपर लिखते हैं, और जो नेगेटिव वैल्यू रहती है उसे हम बेस में लिखते हैं। तो अब हमारा किस तरह से हो जाएगी इक्वेशन, b माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया ना। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारी जो वैल्यू थी ln b माइनस एक्स ये पॉजिटिव थी, जबकि ln a माइनस एक्स नेगेटिव थी। तो जो नेगेटिव होती है उसे हम बेस में लिखते हैं, जो पॉजिटिव होती है उसे हम अपर साइड में लिखते हैं। इज इक्वल टू हमारा kt प्लस सी एज इट इज सेम रहेगा। अब हमारी वही कंडीशन हम लिखते हैं, t इज इक्वल टू 0 पर, टाइम t 0 पर हमारा जो x था वो भी कितना था, 0 था। जब इन वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में जब इन वैल्यू को हम पुट करते हैं तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से हमारा t की जगह हम 0 प्लेस करेंगे तो kt पूरा 0 हो जाएगा हमारे पास। तो c इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू ln x 0 हो जाएगा, तो b अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में c की वैल्यू आ गई। इस c की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हमारी हो जाएगी 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू ln b माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, b माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू kt प्लस c की जगह ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे b माइनस ए इंटू ln b अपॉन ए, ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है c की जो वैल्यू है इसको जब हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ कर देता हूँ और यहाँ से आगे इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए आप कॉपी कर लीजिए पहले। देखो ये जो हमारी वैल्यू है c की जो हमने वैल्यू पुट की, जब ये लेफ्ट साइड आएगी तो यहाँ से कुछ इक्वेशन हमारी किस तरह से हो जाएगी, देखिए 1 अपॉन b माइनस ए एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा इंटू ln b माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, माइनस में क्या आ जाएगा हमारा, माइनस में आ जाएगा 1 अपॉन b माइनस ए इंटू ln b अपॉन ए इंटू इज इक्वल टू हमारा जो kt है वो एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा, kt यहाँ पर kt है। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं kt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम ले लेते हैं 1 अपॉन बी माइनस ए को कॉमन, 1 अपॉन बी माइनस ए कॉमन, 1 अपॉन बी माइनस ए यहाँ और यहाँ से कॉमन आ गया। तो अब हमारे पास में क्या बचा, ln b माइनस एक्स ए माइनस एक्स माइनस में हमारे पास में क्या बचा, माइनस में हमारे पास में बचा ln b अपॉन ए, ये बचा। ठीक है, इसे आगे सॉल्व जब हम करते हैं kt इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए, अब ये जो ln है और ये ln है इसको हम एक साथ लिख देते हैं क्योंकि ln माइनस में है, तो ये जो माइनस का ln है ये पलट जाएगा, तो ln इज इक्वल टू b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये यहाँ से पलट जाएगा तो ऊपर यहाँ पे a आ जाएगा अपॉन में b आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम जो ये ln है इसको नेचुरल लॉगरिथम में लिखते हैं, तो नेचुरल लॉगरिथम में हमें पता है ln इज इक्वल टू क्या होता है, ln इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2.303 log बेस 10।
ठीक है। तो Kt इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 2.303 अपॉन में b माइनस ए एज इट इज इंटू, अब जो ln था वो हमारा क्या हो जाएगा, log बेस 10 इंटू b माइनस एक्स इंटू ए अपॉन में a माइनस एक्स इंटू बी, ठीक है। ये t हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2.303 अपॉन t इंटू बी माइनस ए log बेस 10 b माइनस एक्स इंटू ए अपॉन में a माइनस एक्स इंटू बी। और यही होता है हमारा सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। जब हमारे जो दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनका जो कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है रिएक्शंस के दौरान, वो डिफरेंट डिफरेंट जब आता है तब। अब हम बात कर लेते हैं इस रेट कांस्टेंट की यूनिट की, कि इसकी यूनिट क्या रहने वाली है। देखिए 2.303 कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा b माइनस ए क्या है, b माइनस ए हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। ये हमारा पूरा कंसंट्रेशन टर्म है, ये भी हमारा कंसंट्रेशन टर्म है। तो इस कंसंट्रेशन टर्म से ये कंसंट्रेशन टर्म कट जाएगा। अपॉन में हमारे पास में क्या बचेगा, टाइम इंटू कंसंट्रेशन, 1 अपॉन टाइम इंटू कंसंट्रेशन। और 1 अपॉन टाइम इंटू कंसंट्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन टाइम इंटू कंसंट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे आ जाइए आप, टाइम को हम लिख देते हैं सेकंड इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन को हम क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और के की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, लीटर हमारा ऊपर चले जाएगा तो लीटर इंटू मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। और यही यूनिट हमने अभी भी निकाली थी जब हमारे दोनों रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज सेम आ रहा था और जब हमारा दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिफरेंट आ रहा था, तब दोनों कंडीशंस में हमारे जो कांस्टेंट k होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट k होता है, उसकी यूनिट सेम रहने वाली है, लेकिन दोनों का जो डेरिवेशन रहेगा, दोनों की जो फॉर्मूले रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। तो ये था हमारा सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस। और सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस की दो कंडीशंस होती है और दोनों कंडीशंस में जो k होता है, रेट कांस्टेंट के, वेलोसिटी कांस्टेंट के, उनके दोनों के फॉर्मूले जो होते हैं उनकी हमने बात करी, उनके डेरिवेशंस की बात करी। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको समझ में आया होगा कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस क्या होती है। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए जो दो कंडीशन होती है, उन दोनों कंडीशंस के लिए जो रेट कांस्टेंट होते हैं उनके फॉर्मूले क्या होते हैं और उनके डेरिवेशन क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।